हेलो। आपके अपने YouTube चैनल साहित्य आप तक पर आप सबका एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग कारक के विषय में पढ़े थे, तो कारक की परिभाषा, कारक के कितने भेद हैं, उनका नाम, उनकी विभक्तियां क्या हैं, उनको हम पहचानेंगे कैसे, उनको याद कैसे करेंगे, इस सब के विषय में हम डिटेल से हम लोग पढ़े थे। आज की क्लास में हम आपके साथ जो कारक के 8 भेद हैं, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, है ना, संप्रदान कारक, अपादान कारक, जो ये 8 हैं, इनके विषय में डिटेल में पूरी जानकारी के साथ चर्चा करेंगे, यानी विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे कि उदाहरण से हम पहचानेंगे कैसे, और उसमें कुछ जो मामूली अंतर है उसके विषय में हम आपको उसकी बारीकियों को बताएंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आइए बगैर किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताए थे कि कारक के कितने भेद माने गए हैं, 8 भेद माने गए हैं। यहाँ पे देखिए कारक की परिभाषा हम एक बार फिर से लिख दिए हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्दों के साथ क्रिया से उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक के कुल कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। तो जो सबसे पहले है कर्ता कारक, आइए हम लोग उसके विषय में, उसकी परिभाषा के विषय में और उसको उदाहरण के साथ हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले है कर्ता कारक। इसकी अगर विभक्ति की बात करें तो इसकी विभक्ति है ने, ठीक है। विभक्ति को परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है कि कर्ता का मतलब क्या होता है, करने वाला। फिर है कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का, शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले, क्रिया को, ये देखिए के लिख दिए, क्रिया को करने वाले का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। इसकी विभक्ति क्या है, ने है। इसे हम और किस नाम से भी जानते हैं, तो एक आप्रधान कर्ता कारक और दूसरा साप्रत्यय कारक भी कहते हैं। यानी जैसे आपसे परीक्षा में इस तरीके पूछा जा सकता है कि साप्रत्यय कारक या अप्रधान प्रत्यय कारक हम किस कारक को कहते हैं, या इस नाम से और किस कारक को जाना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा, कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक, है ना। इस तरीके जो 8 हैं कारक, उसमें से 4 नाम आपको दे देगा। तो आपको बताना होगा कि कर्ता कारक को ही हम और किस नाम से जानते हैं, अप्रधान कर्ता कारक या साप्रत्यय कारक, ठीक है। विभक्ति इसकी क्या है, ने है। ये बहुत आसान है। आइए देखते हैं इसके हम लोग उदाहरण को। सुधा ने लेख लिखा। अब देखिए लिखना क्या हो गया, क्रिया हो गया, ठीक है। एक तो आप विभक्ति से ही पहचान जाएंगे, पहली चीज। लेकिन कुछ कंफ्यूजन वाले भी आपको उदाहरण मिलेंगे। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ने है और यहाँ पे को है। या अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखाते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, ठीक है। ये सब क्या है, ये कारक का नाम है और ये कारक की क्या है, विभक्तियां हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आप देखिए को विभक्ति 2 कारक का है, ठीक है, कर्म कारक का और संप्रदान कारक का। अब यहां पे आप देखिए कि ने है कर्ता कारक की विभक्ति, और को इसमें से किसी का भी हो सकता है। ये तो उदाहरण, और उदाहरण कहता क्या है उस हिसाब से डिसाइड करना होगा। तो इस तरीके के उदाहरण आपको उलझा सकते हैं परीक्षा में। अभी इसको हम लोग समझेंगे कैसे, अभी हम इस पे चर्चा करते हैं आपके साथ। पहले ये देख लीजिए, इसको बताते हैं। सुधा क्या सुधा ने लेख लिखा।
लिखना क्या हो गया? क्रिया हो गया। यहां पे देखिए कहते हैं कि शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का, शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया है लिखना, लिख कौन रहा है? क्रिया कौन कर रहा है? क्रिया को करने वाले का बोध हो, तो क्रिया को कर कौन रहा है? सुधा। ठीक है, कौन कर रहा है? सुधा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? यही सुधा क्या हो जाएगी? कर्ता कारक। ठीक है, यानी क्या कर रही है? काम को अंजाम कौन दे रहा है? सुधा दे रही, कि सुधा ने लेख लिखा, लिखना क्रिया हो गई। और क्रिया को जब हम अगर ये देखते हैं कि क्रिया को कर कौन रहा है, तो सुधा कर रही है, तो इसलिए क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। ठीक है, ऐसे मोहन ने मिठाई खाई, खाना क्या है? क्रिया है। ठीक है, अब ये क्रिया कर कौन रहा है? क्रिया को कर कौन रहा है? तो मोहन कर रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे विभक्ति भी कर्ता कारक की है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। ठीक है, इसी तरीके एक उदाहरण आपको और बताते हैं। किशोर ने खा लिया, किशोर ने खा लिया। अब देखिए खाना क्या है? क्रिया है। खा कौन रहा है? क्रिया को कौन कर रहा है? किशोर कर रहा है। विभक्ति ने है, इसलिए यहां पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। ठीक है, अब देखिए पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब यहां पे दो विभक्तियां लगी हुई हैं। अब देखिए, अब आप इसको पकड़ेंगे कैसे? देखिए ने लगने के कारण तो सबसे पहले आपको तो ये एक चीज क्लियर हो जाएगा कि इसमें कर्ता कारक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए परीक्षा में आ गया, तो आप कैसे जानेंगे? तो आप ऐसे पकड़िएगा कि ने लगा है, तो इसका मतलब है कि एक तो इसमें फिक्स है कि कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता कारक की विभक्ति ने है, तो इसलिए इसमें कर्ता कारक हो सकता है। लेकिन अभी हमको देखना होगा परिभाषा से कि क्या ये कर्ता कारक वास्तव में है कि इसमें से किसी कारक का ये उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए पकड़ना क्या है? क्रिया है। क्रिया को देखिए कर कौन रहा है? क्रिया को चोर नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? पुलिस कर रही है। पुलिस पकड़ किसको रही है? चोर को। तो क्रिया का जो क्रिया को करने वाले का बोध हो, ठीक है, तो यहां पे क्रिया किसके द्वारा किया जा रहा है? क्या बोध हो रहा है? तो बोध हमको यही हो रहा है कि जो पकड़ने की क्रिया हो किसके द्वारा किया जा रहा है? पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और इसके साथ विभक्ति क्या लगा है? ने, इसलिए यहां पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। ठीक है, हम आशा करते हैं कि इस उदाहरण से आपको ये कर्ता कारक अगर कोई कभी कंफ्यूजन रहा होगा तो जरूर दूर हो जाना चाहिए आपको, और ये समझ में भी आ गया होगा। आपको ऐसे समझना होगा कि क्रिया को पकड़ना होगा, क्रिया का फल किस शब्द पे पड़ रहा है, क्रिया की किसके द्वारा जा रही है। तो आप देखेंगे कि क्रिया का फल जो है, यानी क्रिया किसके द्वारा किया जा रहा है? तो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? चोर को पकड़ने का क्रिया किया जा रहा है, पकड़ने का काम किया जा रहा है। और पुलिस के साथ जो विभक्ति लगी हो, ने लगी है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। इस तरीके इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, तो आप इसी तरीके इसके अन्य उदाहरण को भी आप जान सकते हैं। और देखिए कुछ इसके और उदाहरण जैसे हैं, आपको कुछ और उदाहरण बता देते हैं। जैसे उसने छींका, उसने छींका, किसने? उसने। ठीक है, राम ने कहा, ठीक है, राम ने कहा, कहना क्रिया है, किसने कहा? राम ने कहा। और क्या है? उसने, उसने टेढ़ी चाल चली। ठीक है, मैंने उसे पढ़ाया। ठीक है, यह हो गया आपका कर्ता कारक का। आप इस उदाहरण को लिख सकते हैं अपने नोट्स में। जो पार्ट 1 है जिसमें हम लोग कर्ता कारक की परिभाषा, उसके कितने भेद हैं, उनकी विभक्तियां कौन सी हैं, हम परिभाषा से कैसे जानेंगे। मान लीजिए कोई परिभाषा हमसे पूछ लिया कि कारक की परिभाषा क्या होगी,
परिभाषा का डिफिनेशन, परिभाषा को डिटेल से पूछ ले कि आप समझाइए कि परिभाषा के माध्यम से कैसे क्या कह रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम जो इसके पहले वाला क्लास था कारक का, उसमें सब बहुत अच्छे से हम समझा दिए हैं, एक एक चीज़ आपको बता दिए हैं। आप उसको भी देख लीजिएगा और अपने लिए एक नोट्स बनाते चलिएगा। और ये ऐसा पार्ट है कि एकेडमिक पढ़ाई से लेकर के आप किसी भी लेवल का कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सवाल आपका गलत नहीं होगा अगर आप ध्यान से आप पढ़ लेंगे। तो ये हो गया कर्ता कारक, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, इसका नोट्स में लिख लीजिए, फिर इसको हम मिटाते हैं तो अगले कारक पे हम आपके साथ चर्चा करते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए। आइए इसको हम मिटाते हैं और इसके बाद जो अगला कारक है उस पर चर्चा करते हैं आपके साथ। चलिए हम लोग आगे के कारक पे विस्तृत चर्चा करते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे आप देख सकते हैं, आपको दो कारक का नाम लिखा हुआ है एक साथ, है ना। कौन कौन सा कारक? यहाँ पे है संप्रदान कारक और यहाँ पर है कर्म कारक, ठीक है। ये दोनों को एक साथ आमने सामने इसलिए लिखे हैं कि इसमें बड़ी बारीकी है और उसी से हम आपको परिचित कराने वाले हैं, इसलिए इस सबको एक सामने लिख करके एक साथ आपके साथ हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को है। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है? को, के लिए, ठीक है। उदाहरण देखिए, मां ने बच्चे को सुलाया, ठीक है। परिभाषा पे अभी हम चर्चा करते हैं। पहले आप देखिए कि उदाहरण कैसे, अगर परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जाता है तो कैसे आप का दिमाग उलझेगा या परेशान होंगे कि हम इसमें कैसे पहचानें। माँ ने बच्चे को मिठाई दी, ठीक है। देखिए दोनों उदाहरण बिल्कुल एक समान है, बस क्या है कि यहाँ पे मिठाई दिया जा रहा है और यहाँ पे बच्चे को सुलाया जा रहा है, ठीक है। कि माँ ने यहाँ पे बच्चे को सुला दिया और यहाँ संप्रदान कारक में उदाहरण है कि माँ ने बच्चे को मिठाई दी। अब अगर मान लीजिए कि ये नाम आपके सामने ना रहे और यही उदाहरण आपके समक्ष पूछ लिया जाए कि माँ ने बच्चे को सुलाया, इसमें कौन सा कारक है, 4 ऑप्शन दे दिया जाए, या माँ ने बच्चे को मिठाई दी, ये आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा कारक होगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाए, तो आपके लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति पैदा हो सकती है। अगर आप नहीं जान रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तब आपके लिए क्या होगा, समस्या क्रिएट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसको हम लोग समझेंगे कैसे। देखिए कर्म कारक की परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा का कहना है कि वाक्य में क्रिया का फल, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को है। यहाँ पे संप्रदान कारक में क्या कहते हैं कि जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। तो अब देखिए, आप इन दोनों को जो पहचानने का बहुत आसान तरीका है आप लोगों को बताते हैं। एक सेकेंड, देखिए इसके कर्म कारक के कुछ नियम हैं, बस इसी को आप याद रखिएगा। तो बाकी किसी भी तरीके का आपसे उदाहरण आपको अगर परीक्षा में दिया जाता है तो आपसे गलती नहीं होगी। क्या है नियम? परिभाषा में आपको बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है। ये 2 कारक ऐसे हैं कि बस इनका जो एक छोटा सा नियम है वो आपको याद रखना होगा। नियम क्या है, आइए इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। बुलाना, सुलाना, जगाना, ठीक है।
बुलाना, सुलाना, जगाना, कोसना, पुकारना, भगाना। इसको आप लोग अपने नोट्स में बिल्कुल लिख लीजिएगा, है ना। बुलाना, सुलाना, जगाना, कोसना, पुकारना, भगाना, है ना। और भी कुछ है, इत्यादि। इत्यादि इस तरीके के शब्द लग करके अगर आपसे उदाहरण में पूछे जाते हैं, देखिए इत्यादि क्रियाओं, इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति लगती है। ठीक है। अब देखिए, ये इस कारक को पहचानने का नियम है, कर्म कारक को, कि आप बस क्या याद रखिएगा, इस तरीके की क्रिया को याद रखिएगा कि बुलाना, सुलाना, जगाना, कोसना, पुकारना, भगाना इत्यादि। ठीक है। इस तरीके की क्रियाओं के साथ कौन सी विभक्ति लगती है? को विभक्ति लगती है। इसीलिए आपको जब हम अभी यहाँ पे उदाहरण लिख करके दिखाए हैं कि माँ ने बच्चे को सुलाया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सुलाना है, ये सुलाना आपको आ गया, सुलाया क्रिया हो गया ये। ठीक है। अब कौन सी इसके साथ विभक्ति लगी है? को। इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। यहाँ पे है कि माँ ने बच्चे को मिठाई दी, संप्रदान कारक में आपको क्या याद रखना है? कर्म कारक में है कि इस तरीके के शब्दों को आपको ध्यान में रखना कि इस तरीके के शब्दों का क्या इस्तेमाल हुआ है। बुलाना, सुलाना, जगाना, भगाना, पुकारना, कोसना। ठीक है। तो वहां पे को विभक्ति लगेगी और कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक में क्या होगा कि किसी के लिए कुछ किया जाएगा या किसी को कुछ दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण से देखिए कि माँ ने बच्चे को मिठाई दी, है ना। फिर ऐसे अगला उदाहरण है, मोहन रवि को रुपए देता है। ठीक है। यानी संप्रदान कारक में, इस कारक में क्या होता है कि किसी को कुछ दिया जाता है, किसी के लिए कुछ किया जाता है। ऐसी स्थिति में जहां पे किसी को कुछ दिया जाए, किसी के साथ कुछ किया जाए, ऐसी स्थिति में वहां पे कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। और जब बुलाना, सुलाना, जगाना, भगाना, पुकारना इस तरीके की क्रिया का प्रयोग किया जाए तो वहां पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। इन दोनों कारक के बीच में ये एक मामूली सा अंतर है। अगर आपको याद है, आप समझ पाते हैं तो मामूली सा है, नहीं तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, सवाल आपका गलत भी हो सकता है। अब इन दोनों के कुछ उदाहरणों को दिखाते हैं, फिर अभी इसका एक और नियम है, सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड नियम क्या है उस पर भी हम आपके साथ चर्चा करते हैं। इसका देखते हैं कि माँ ने बच्चे को मिठाई दी, यानी मिठाई दिया गया। मोहन रवि को रुपए देता है, यानी उसको कुछ दे रहा है। और देखिए, माँ ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। देखिए परिभाषा ही कहता है कि किसी, मतलब जिसके लिए कुछ किया जाए, किसी के लिए क्या किया जा रहा है? कुछ किया जा रहा है या उसको कुछ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे किसको दिया जा रहा है? यहाँ पे बच्चे को मिठाई दी जा रही है, यहाँ रवि को रुपया दिया जा रहा है, यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है?
बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है, खिलौना खरीदा जा रहा है। तो इस तरीके यहाँ पे किसी के लिए कुछ किया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। इसके और उदाहरण हम आपको बताते हैं। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लड़कों को क्या किया गया, मिठाइयाँ दी गई, यानी कुछ ना कुछ दिया गया। तो ऐसी स्थिति में कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। अभी हम कर्म कारक पे आपसे बात करते हैं। फिर हो जाएगा कि खिलौने खरीदे, ये हो गया। देखिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। ठीक है, गुरु ही क्या करता है, शिष्य को ज्ञान देता है। यहाँ पे को विभक्ति है और यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है। किसके द्वारा, गुरु के द्वारा। ठीक है, एक इसका और महत्वपूर्ण विभक्ति है जो अभी हाल फिलहाल में इसका प्रयोग होने लगा है, वो देखिए छूट गया, तो इसको भी बता देते हैं आपको। एक सेकंड, ये तो हो गया। ठीक है, यहां ये देखिए, ये सब को के हो गए, और ये देखिए के लिए। ठीक है, मां ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, यहां पे के लिए विभक्ति है, ये भी हो गया। ठीक है, इसके उदाहरण हो गए। एक और पार्ट है इसी का, एक और अभी व्याकरणाचार्यों के द्वारा नियम बताया गया है। वो क्या है कि जहां पे देखिए ये नोट लिख देते हैं, जहां पे मतलब किसी उदाहरण में के हित, के वास्ते, इस तरीके की विभक्ति का अगर प्रयोग किया हुआ उदाहरण आपको मिलता है, तो वहां पे भी आप समझ जाएंगे कि कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक होगा। ठीक है, इसको हम लोग उदाहरण से समझ लेते हैं कि राम के हित लक्ष्मण वन गए। ठीक है, राम के हित लक्ष्मण वन गए। इसके पहले वाला हम उदाहरण जो लिखे थे, दो मिटा दिए हैं, उसको आप वीडियो बैक करके लिख लीजिएगा, और इस सबको भी लिख लीजिएगा कि राम के हित लक्ष्मण वन गए। ठीक है, अगला ऐसे है कि के हित तुलसी के वास्ते, तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने
अवतार लिया। ठीक है, ये आपका हो गया के हित के वास्ते। इसमें एक और जोड़ दीजिए, एक सेकेंड, के निमित्त, के निमित्त। ठीक है, नोट, के निमित्त, के हित, के वास्ते। ठीक है, इसका भी एक उदाहरण लिख देते हैं कि मेरे निमित्त ही, मेरे निमित्त ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं। ठीक है, अब देखिए, के निमित्त, के हित, के वास्ते, ये तीनों के विभक्तियों के भी उदाहरण आपको दिखा दिए। यानी किसके लिए, किसी के लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए, ऐसे में वहां पे कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। और जब ये बुलाना, सुलाना, जगाना, कोसना, पुकारना, भगाना इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ क्या लगेगा, को विभक्ति लगेगी। जैसे मां ने बच्चे को सुलाया। ठीक है, अगला उदाहरण, पिता ने बच्चे को पुकारा। ठीक है, देखिए पुकारना हो गया, ये भी ठीक है। और देखिए एक देखने वाली बात कि यहां भी ने लगा है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कर्ता कारक को नहीं देखना है, यहाँ पे आपको यही याद रखना है। क्या हो जाएगा तब, अगर जब इस तरीके का सुलाना, जगाना, कोसना, मतलब पुकारना एग्जैक्ट नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कर्म कारक नहीं है। सुलाना नहीं लिखा है, सुलाया लिखा है तो कर्म कारक नहीं है, नहीं है। यानी ये समझाने के लिए है कि इस तरीके के क्रियाओं के साथ को विभक्ति लगती है। और जब इस तरीके के शब्द आपको मिल गए तब आपको सीधा बस ये समझना है कि यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। ने विभक्ति तब आपको नहीं पकड़ना है। ठीक है, और वैसे भी आप देखेंगे कि क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। देखिए सुलाना क्रिया है। ठीक है, सुलाना क्या है, क्रिया है, और इसका फल किस पे पड़ रहा है, सो कौन रहा है, बच्चा सो रहा है। पुकारा किसको गया, पिता के द्वारा, ये तो कर्ता हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, कर्ता हो गए। लेकिन अब ये जो क्रिया इनके द्वारा किया गया इसका फल किस पे पड़ रहा है, यहाँ बच्चे पे। किसको ये बुलाए हैं, बच्चे को बुलाए हैं, तो क्रिया का फल यहाँ किस पे पड़ रहा है, बच्चे पे पड़ रहा है। और दूसरी बात कि ये नियम है कि बुलाना, सुलाना, जगाना। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण आपको दिखाते हैं कि कहाँ गया, मां ने बच्चे को खेलते हुए, मां ने बच्चे को खेलते हुए देखा। ठीक है, खेलना क्या है, क्रिया है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कि ये उदाहरण आपके समक्ष आया तो आप अगर ये नियम याद करके रखे हैं कि बुलाना, सुलाना, जगाना, कोसना, पुकारना, भगाना इत्यादि क्रिया अगर है तो वहां पे कर्म कारक हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो खेलते हुए लिखा है, खेलना क्रिया की बात है, और नियम में खेलना लिखा नहीं है और विभक्ति को लगी है। तब हम कैसे जान पाएंगे कि यहाँ पे कौन सा कारक है। तो फिर आपको तुरंत कहाँ आना होगा, संप्रदान कारक की तरफ। संप्रदान कारक यहाँ पे देखिए इत्यादि लिखा हुआ है। क्या लिखा है, इत्यादि, यानी इस तरीके की और भी क्रियाएं हो सकती हैं। तो अब आपको क्या करना होगा कि संप्रदान कारक की तरफ तुरंत अपना दिमाग ले आना होगा कि संप्रदान कारक की जो विभक्ति है, को, के लिए, के निमित्त, के हित, के वास्ते, इन पांचों के अलावा विभक्ति नहीं भी याद है तो हमको सबसे पहले ये याद रखना है कि संप्रदान कारक में तो
किसकी बात की जाती है? कुछ देने की, किसी के लिए कुछ करने की। और यहाँ पे इस तरीके की बात बिल्कुल नहीं है कि किसी को कुछ दिया जा रहा है या किसी के लिए कुछ किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि लक्ष्मण जी इनके उद्धार के लिए, इनके सहयोग के लिए, इनका कुछ मदद करने के लिए बन गए लक्ष्मण जी, ठीक है। अब यहाँ पे राम, इनका कहना इस उदाहरण के माध्यम से कि राम जी अवतार लिए थे किसके लिए? तुलसी के लिए, इनकी मदद करने के लिए, यानी कुछ दूसरे के लिए करने के लिए। तो इसका जो उदाहरण है, इसकी जो परिभाषा है, उससे आपको बस यही समझना कि जहाँ पे किसी के लिए कुछ किया जाए, किसी को कुछ दिया जाए, ऐसी स्थिति में वहाँ पे कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। और जब इस तरीके का उदाहरण हमको कर्म कारक में मिल रहा है, तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे माँ बच्चों को ना कुछ दे रही है, ना उनके लिए कुछ कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक बिल्कुल नहीं होगा। और जब विभक्ति को लगी है तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। और खेलना क्रिया है। आप देखेंगे कि माँ ने यह खेलने की क्रिया करते हुए किसको देखा? तो बच्चों को देखा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? को विभक्ति लगी है, कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके जो ये है कि माँ ने बच्चे को जगाया, माँ ने बच्चे को कोसा, माँ ने बच्चे को भगाया, इस तरीके के अन्य उदाहरण भी इन शब्दों से यहाँ पे मतलब वाक्य प्रयोग करके बनाए जा सकते हैं, बन जाएंगे। तो ये रहा कर्म कारक और संप्रदान कारक आपके लिए। और कर्म कारक का एक और नियम है, उसको भी आपको बता देते हैं कि अगर कभी परीक्षा में उस तरीके की बातें आपके सामने आए तो आपका सवाल गलत ना हो। इसको हम मिटाते हैं, है ना। दूसरा नियम आपको बताने के लिए इसको मिटाते हैं। इसको आप लोग वीडियो को रोक करके अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, खूब अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे का देखिएगा। इसको हम मिटाते हैं और लिखते हैं नियम 2। यहाँ पे लिख देते हैं नियम 2। नियम 2 क्या है? मारना, सॉरी सही नहीं चल रहा है, 1 मिनट। मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना, मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है, विभक्ति लगती है। पर यदि उसका अर्थ शिकार करना होता है तब विभक्ति नहीं लगती, ठीक है। अब देखिए कैसे, ये अभी हम आपको ये नियम नंबर 2 है कि जब मारना क्रिया का अर्थ पीटना हो जाए तब क्या होगा? विभक्ति लगेगी, कौन सी? को विभक्ति। और जब उसका अर्थ शिकार करना हो जाए तब विभक्ति नहीं लगेगी। आइए इस नियम को हम उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं आप लोगों को। देखिए, लोगों ने चोर को मारा,
ठीक है, यहाँ पे देखिए को विभक्ति लगी है ना। मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है, यानी इसको क्या किए, पीटे वो लोग, हत्या नहीं किए, पीटे, लोगों ने क्या किया, चोर को पीटा। अब यहाँ पे को विभक्ति लगी हुई है, ठीक है। दूसरा देखिए, हरि ने बैल को मारा, ठीक है। अब यहाँ पे ये को विभक्ति लगी हुई है। अब देखिए इसको भी हम थोड़ा सा मिटाते हैं इसके सामने लिखने के लिए, है ना। तब यहाँ तब कर्म के साथ, सॉरी, शिकार करना, ठीक है। जब शिकार करना हो जाएगा तब नहीं लगेगा, शिकारी ने बाघ मारा, ठीक है। मछुए ने मछली मारा। देखिए ये नियम नंबर 2 कहता है कि अगर पीटने वाली बात होगी, ठीक है, पीटने की बात होगी, तब विभक्ति कर्म के साथ विभक्ति क्या होगी, लगेगी। क्या होगी, विभक्ति लगेगी। और जब बात शिकार की हो जाएगी तब विभक्ति नहीं लगेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि शिकारी ने बाघ का क्या किया, शिकार किया, ठीक है। मछुए ने मछली का क्या किया, शिकार किया। मछुआ अर्थात मछली मारने वाला, शिकारी शिकार करने वाला। इसने क्या किया, ये दोनों ने क्या किया, इनका शिकार किया। और शिकार करने के अर्थ में विभक्ति नहीं लगेगी। इन नियम नंबर 2 के इन चारों उदाहरणों को आप लोग लिख लीजिएगा, खूब अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि परीक्षा में, अगर हो सकता है कि आपसे परीक्षा में यही उदाहरण पूछ लिया जाए, है ना। क्योंकि जिस किताब से हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस किताब को रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों से लेकर आईएएस की तैयारी करने वाले लोग पढ़ते हैं। और एक चीज़ बताएं आपको कि आप यहाँ से एक चीज़ और भी समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कर्म कारक, ठीक है। जैसे अभी जब इसके पहले हम आपको बता रहे थे कि पिता ने बच्चे को भगाया, ठीक है। भगाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। पिता कौन है, कर्ता है। अब इसमें कर्म कौन होगा, ये बच्चा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और इस क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। इसके पहले आपको हम समझाए थे, अभी जस्ट इसके पहले, अगर वहाँ से नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा कि कह रहा है कि क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। तो यहाँ पे भगाना जो क्रिया है, क्रिया का फल बच्चे पे पड़ा और बच्चा क्या है, कर्म है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। और ये नियम नंबर 2, यहाँ पे लोगों ने चोर को मारा, हरि ने बैल को मारा। मारना पीटना के अर्थ में ये इस क्रिया जो मारना का क्रिया है, मारने की क्रिया है, उसमें ये को विभक्ति लगेगी। लेकिन जब बात शिकार की हो जाएगी तब को विभक्ति नहीं लगेगी। इस तरीके की बातें होंगी। तो इसलिए आप इस उदाहरण को खूब अच्छे से समझ के रखिएगा। संप्रदान कारक को खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। ये कारक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम इसके तीसरे क्लास में, और उसमें जो बचे हुए 5 कारक हैं उसमें हम पूरे कारक को पढ़ा करके ख़त्म कर देंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में।
तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले क्लास में। और चलते चलते आप लोगों से वही एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बहुत अच्छा होगा, ताकि हम अपने ज्ञान को, अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।